एक ऐसी कंपनी जो हर मिनट के अंदर 2 करोड़ रुपए कमाती है। वो कंपनी बाइक्स बनाती है, कार्स बनाती है, प्राइवेट जेट्स बनाती है और यहाँ तक के रोबोट्स भी बनाती है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि इसकी शुरुआत इसके बिल्कुल ऑपोजिट हुई थी, क्योंकि ये गाड़ियां, बाइकें और प्राइवेट जेट बनाने वाला बंदा ऐसे माहौल के अंदर पला बड़ा था जहाँ इसे खुद भी साइकिल नसीब नहीं हुई थी। जी हाँ, बात हो रही है होंडा कंपनी की। इसकी शुरुआत होती है 1906 के अंदर। जापान की एक छोटी सी फैमिली के अंदर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम सोइचिरो होंडा रखा जाता है। वो लोग बहुत ही गरीब लोग थे कि वो अपने 5 बच्चों को मेडिकल केयर तक प्रोवाइड ना कर सके और इसी वजह से उन्हें बचपन में ही खो बैठे। सोइचिरो पढ़ाई में तो अच्छे नहीं थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट था मशीन्स के अंदर। फिर साल आता है 1922 का। सोइचिरो ने अखबार के अंदर एक एड देखा कि टोक्यो शहर के अंदर आर्ट शुकोई नाम से एक गैराज है जो कि अपने लिए वर्कर्स ढूंढ रहा था और सोइचिरो को इसी मौके का इंतजार था। इसीलिए वो 14 साल की उम्र में ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर टोक्यो चले गए। लेकिन जैसे उन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही वहाँ पर वो पहुंचे, उसे सफाई के कामों पर लगा दिया गया और गाड़ियों को छूने तक ना दिया। लेकिन फिर 1923 के अंदर एक अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से सिटी के अंदर मैकेनिक्स की कमी हो जाती है। इसीलिए ओनर को उसे सफाई के कामों से हटाकर गाड़ियों के रिपेयर पर लगाना पड़ता है और उसने फिर अपना टैलेंट ऐसा दिखाया कि सब लोगों को उसका काम बहुत पसंद आया और उसे प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन मिलती रही। इस टाइम के अंदर जापान के अंदर मोटर स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड था। इसीलिए आर्ट शिकोई के ओनर ने सोइचिरो को एक रेसिंग कार असेंबल करने का कहा। सोइचिरो ने कल्टस बाईप्लेन का इंजन यूज किया और मिचेलन की एक अमेरिकन गाड़ी की बॉडी यूज करके एक नई गाड़ी बना दी। और फिर 1924 के अंदर जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप के अंदर इस गाड़ी ने पहली पोजीशन हासिल की और इसकी वजह से सोइचिरो को काफी पॉपुलैरिटी भी मिली। और इसी वजह से आर्ट शिकोई के ओनर ने सोइचिरो को अपनी एक नई ब्रांच का मैनेजर बनाने का फैसला किया। सब लोगों को यही लगता था कि सोइचिरो इसमें कामयाबी हासिल कर देंगे और एक इंस्टेंट सक्सेस हासिल कर लेंगे। शुरू के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर ऐसे ही रिजल्ट सामने आना शुरू हो गए थे, क्योंकि सोइचिरो ऐसी गाड़ियों को भी रिपेयर कर देते थे जिनको बाकी गैराज वाले कहते थे कि इसे ठीक करना नामुमकिन है। इसी वजह से जो बंदा उनकी तरफ पहली दफा आता तो वो हमेशा उनकी ही तरफ आना प्रेफर करता और उन्हें इसकी वजह से काफी सक्सेस भी मिली। इतनी सक्सेस के 1931 तक वो हर महीने 1000 येन का प्रॉफिट कमाते थे, वो भी 50 लोगों की टीम के साथ। अब वो टाइम था जब होंडा बाकी चीजों को छोड़ छाड़ कर रेसिंग कार असेंबल करने में और रेसिंग में हिस्सा लेने में मसरूफ हो गया। उन्होंने काफी सारी रेसेस जीती भी, लेकिन फिर जुलाई 1936 के अंदर उनका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है रेसिंग के दौरान, जिसकी वजह से उनका फेस भी फ्रैक्चर हो गया था और लेफ्ट शोल्डर भी डिसलोकेट हो गया था और रिस्ट भी फ्रैक्चर हो गई थी। इस सब के बाद उन्हें ये तो पता चल गया था कि अब वो रेसिंग में खुद दोबारा नहीं आ सकते। इस सब से रिकवर करने में उसे 18 महीने का टाइम लग गया था और इसी दौरान उन्होंने ऑटोमोबाइल पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का फैसला किया। वो अब पिस्टन रिंग्स मैन्युफैक्चर करने वाले थे। ये कार्स में लगने वाला एक इम्पोर्टेंट पार्ट था जो कि उस वक्त हाई डिमांडिंग पर था। उन्होंने गैराज की जिम्मेदारी अपने एम्प्लॉयज को देकर एक टोकाई सकाई नाम से कंपनी शुरू की। उनको कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए तमाम फैमिली मेंबर्स और दोस्तों ने इस बिजनेस से उसे रोका। लेकिन उसका कहना था कि अगर मैं किसी चीज को एक दफा देख लूं तो मैं उसे बना सकता हूं। I can build anything if I see it just once। कई महीने कंपनी के अंदर वर्कर्स के साथ लगातार काम करते करते उनकी तमाम सेविंग्स खत्म हो गई थी, यहाँ तक कि उन्हें अपनी वाइफ की ज्वेलरी तक बेचनी पड़ी। लेकिन अभी तक वो एक पिस्टल रिंग भी सक्सेसफुली नहीं बना सके थे और फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है पिस्टल रिंग बनाने के लिए। तो फिर उन्होंने 31 की एज में हमात्सु हाई स्कूल के अंदर मेटलर्जी पढ़ने का फैसला किया और फिर उसी नॉलेज को अपनी फैक्ट्री के ऊपर अप्लाई करके 1937 के अंदर फाइनली एक एक्सेप्टेबल पिस्टल रिंग बना दी।
और फिर अगले 2 सालों के अंदर उन्होंने मेजर कंपनीज को अपनी पिस्टन रिंग्स सप्लाई करना शुरू कर दी और 1940 तक उनका बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो होना शुरू हो गया था। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था और एक बॉम्ब अचानक आसमान से गिरता है फैक्ट्री के ऊपर। इस हादसे की वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ और उन्होंने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करना शुरू किया। लेकिन फिर अचानक एक अर्थक्वेक आता है हमामात्सु में और उनका प्लांट जो कि काफी डैमेज हो चुका था पूरी तरह तबाह हो जाता है और वो जहाँ से उठा था वहीं पर वापस पहुंच जाता है। फिर उसने अपने बचे कुचे एसेट्स 4 लाख येन के अंदर बेच दिए और काम से ब्रेक ले लिया। इसी ब्रेक के दौरान उसे एक अदद इंजन मिलता है। उस इंजन को देखकर उसके जहन में एक आइडिया उठता है और उसी आइडिया से आज की होंडा कंपनी की बुनियाद रखी जाती है। उस वक्त फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज्यादा थी और लोगों को इधर उधर ट्रेवल करने के लिए साइकिल का यूज करना पड़ता था। इसी ट्रेवल की नीड को देखते हुए उसने साइकिल को मोटराइज करने का फैसला किया। उसने उसी इंजन के अंदर कुछ न कुछ तब्दीलियां की और साइकिल के अंदर फिट कर दिया, जिससे एक बहुत ही बेहतरीन और अफोर्डेबल मोटरसाइकिल बनकर तैयार हो गई और ये एक इंस्टेंट सक्सेस का जरिया था। लेकिन यहाँ पर एक मसला था कि वो जो इंजन था वो भी पेट्रोल का यूज करके चलता था और पेट्रोल काफी महंगा था। इसी मसले को ज़हन में रखते हुए उसने एक अपना इंजन डिजाइन किया और इस इंजन के अंदर 100% पेट्रोल का यूज नहीं होता था, क्योंकि पाइन ट्रीज के रूट से बनने वाला रेजिन और पेट्रोल को मिक्स करके जो फ्यूल बनता था उस फ्यूल से इस मोटरसाइकिल को चलाया जा सकता था। जितना ये प्लेन सुनने में मजे का लग रहा है, इसी तरह की इसकी सक्सेस भी उस वक्त उसने देखी थी और इसी मोटरसाइकिल की सक्सेस के बाद उसने होंडा मोटर्स की शुरुआत की और सिर्फ 1 साल के बाद 1949 के अंदर उसने अपनी एक कंप्लीट नई मोटरसाइकिल बना ली और इसका नाम था ड्रीम। लेकिन यह एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुई, क्योंकि इसके पास स्पीड और स्टाइल तो था लेकिन ये साथ में एक्सपेंसिव भी थी, जो कि आम बंदे के लिए अफोर्ड करना मुश्किल था। अपनी इसी गलती से सबक सीखते हुए उसने एक नई मोटर बाइक बनाने का फैसला किया, वो भी एक आम मिडिल क्लास मैन के लिए। उसने 9 साल शदीद मेहनत की और एक नया इंजन बनाया जो कि चीप भी था और पावरफुल भी था और एक नए डिजाइन के साथ 1958 में एक और बाइक लॉन्च की जिसका नाम उसने रखा सुपर कप। यह सुपर कप एक बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई, क्योंकि ये हाईली एफिशिएंट होने के साथ साथ काफी चीप भी थी। उसने अपनी ये बाइक आसपास के तमाम देशों के अंदर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी थी और काफी ज्यादा सक्सेस भी मिल रही थी। लेकिन अभी सबसे बड़ी मार्केट यूएसए को कैप्चर करना बाकी था। उस वक्त यूएसए के अंदर बाइक ज्यादातर गैंगस्टर लोग इस्तेमाल करते थे। इसी इमेज को बदलने के लिए उसने एक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया और अपने एड्स के ऊपर आम लोगों को जैसे स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ और वुमेन्स को दिखाया और 1968 तक उसने अपनी 10 लाख बाइक्स यूएसए के अंदर बेचकर एक बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर ली थी और 1973 तक उसने वर्ल्ड बाइक मार्केट 43% तक कैप्चर कर ली थी। उसके बाद होंडा एक नई तरह बाइक्स लॉन्च करता रहा और सक्सेस हासिल करता रहा। बाइक से बाद बारी आई गाड़ियों की और गाड़ियों की मार्केट में भी उसने धूम मचा दिया और फिर प्राइवेट जेट और आज के दिन रोबोट्स तक होंडा पहुंच गया है। इसी तरह की एक स्टोरी होंडाई कंपनी की भी है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करें। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।